कैसे हम लोग नेशनल इनकम निकाले, वो चीजें हम लोग यहाँ पर बेसिकली देख रहे थे। उसमें हम लोगों ने फ्लो के बारे में तो देख लिया था, सर्कुलर फ्लो के बारे में देखा था। अभी हमने उसका ज्यादा ऐसा नाम दिया था नहीं, बस हम लोग देख रहे थे कि क्या हमारा फैक्टर सर्विसेज होता है और क्या हमारा फैक्टर इनकम होता है, ताकि ये तो पता चल जाए ना कि हम क्या ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत उसमें 2 सेक्टर मॉडल भी, 3 सेक्टर मॉडल भी, 4 सेक्टर मॉडल भी, तीनों पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर बस हमें जानकारी लेनी थी कि सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या होता है। तो ट्रांजेक्शन्स बिटवीन फॉर्म्स एंड हाउस होल्ड, ट्रांजेक्शन बिटवीन फॉर्म्स एंड हाउस होल्ड, तो ये हमने आपको यहां तक पिछली क्लास में शायद बताया हुआ था। अब जो 3 मेथड से हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं, पहले वो देख ले, और साथ ही साथ इसके चैलेंजेस को भी देख ले, इसके यूजफुलनेस को भी देख ले, और खत्म करे कहानी। यही चीज हमारी रह गई थी। तो चलिए, हमने बोला था कि मेजरमेंट के अंतर्गत 4 बातों को पढ़ेंगे, जिसमें पहला हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो सेकेंड नंबर लिखिएगा बेटा, प्रोडक्शन मेथड अब प्रोडक्शन में क्या होता है कि हर एक स्टेप पर उसकी वैल्यू एडिशन होती रहती है, नहीं होती रहती भाई। रॉ मटेरियल का क्या खर्चा है, फिर फैक्ट्री एक्सपेंडिचर क्या है, तब ना जाके टोटल वैल्यू पे पढ़ते हैं। इसका मतलब वैल्यू एडेड मेथड भी इसको बोला जा सकता है। तो लिखिएगा वैल्यू एडेड मेथड, या प्रोडक्शन है तो प्रोडक्ट मेथड भी बोल ही सकते हैं हम लोग। अब इसमें जब भी हम लोग बात करेंगे, जब भी हम लोग देखेंगे, तो देखो 3 तरीके की सेक्टर की बात होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी, सेकेंडरी और, अच्छा ऐसे अगर ऑर्डर में देखे तो क्या क्या नाम बताया था? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। इंडियन इकोनॉमी भुलाए गए? याद है ना? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। और वैसे नॉर्मल अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। अब एक वो बताओ भाई, कुछ ना कुछ ग्रॉस वैल्यू एडिशन प्राइमरी सेक्टर का होगा, कुछ ना कुछ ग्रॉस वैल्यू एडिशन हमारा सेकेंडरी सेक्टर का होगा, और कुछ ना कुछ हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिशन टर्सरी सेक्टर का होगा। अगर इन तीनों को मिला दें तो टोटल वैल्यू नहीं आएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा? टोटल वैल्यू। तो ये जो टोटल वैल्यू आता है, जिसको हम लोग सिग्मा जीवीए के नाम से जानेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड या एडिशन, तो ये जो टोटल वैल्यू आएगा इसी को कहते हैं बेटा जीडीपी एमपी। इसी को क्या कहते हैं? अगर जीडीपी एमपी निकल जाएगा तो क्या एनएनपीएफसी नहीं निकाल सकते हैं? डेप्रिसिएशन होवे करेगा, एनएफआईए वगैरह होवे करेगा, कहीं ना कहीं हो सकता है हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह भी दे ही रखा होगा, तो आराम से निकाल सकते नहीं। तो सबसे पहले इस मेथड में स्टेप यही बताता है कि आपको ग्रॉस वैल्यू एडिशन फाइंड आउट करना है, और जब एक बार ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकल जाएगा तो बाकी चीजें तो आप पढ़ ही चुके हैं, उसके बेसिस पर उसको कंसिडर कर लेंगे। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा? वैल्यू एडिशन, क्योंकि हमने बोला ना प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्सरी, इससे क्या निकलेगा? जीडीपीएमपी, ग्रॉस वैल्यू एडिशन बोलो या फिर जीडीपीएमपी बोलो, और जब वो निकल जाएगा तो आराम से नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग कंसीडर करके देखते हैं। तो लिखिएगा नेशनल इनकम by value added method, national income by value added method is the sum of net value added at factor cost across all producing units of the
इकोनॉमी। अब देखो बेटा क्या लिखा हमने, ऑल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी। तो हमने क्या बोला, इसी में सारी चीजें आ जाएंगी हमारी। तो अगर हम लोग यहां पर इसको कंसीडर करेंगे तो इसमें कैसे स्टेप आएगा, तो स्टेप 1 लिखिएगा, आइडेंटिफाइंग द producing enterprises and classifying them into different sectors according to the nature of their activities. Identifying the producing enterprises and classifying them into different sectors according to the nature of their activities, कि जो उसकी एक्टिविटीज है उसके बेसिस पर कि वो हमारा प्राइमरी का है, वो हमारा प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्सरी है, जिसका भी है उसके बेसिस पर हम उसको क्या कर सकते बेटा, क्लासिफाई कर सकते या नहीं कर सकते। ओके, उसके बेसिस पर हम लोग उसको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप में आपको यही देखना है कि जो भी हमारे पास प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज हैं उसमें जो भी एक्टिविटीज लग रही है उसके नेचर के बेसिस पर हम लोग उसको क्या करें, अलग अलग कर ले, तभी तो हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिशन हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी का कुछ और होगा, सेकेंडरी का कुछ और होगा और टर्सरी का कुछ और होगा, और उसके बेसिस पर हम लोग टोटल ग्रॉस वैल्यू एडिशन की बात कर पाएंगे। ये था हमारा स्टेप नंबर 1। फिर इसके बाद बात आएगी बेटा स्टेप 2 की। अगर स्टेप 2 की बात करें तो अब इसमें कैसे कंसीडर करें, तो कहता है एस्टिमेटिंग द ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड को जीवीए कह सकते या नहीं कह सकते बेटा, बाय each producing enterprise estimating the gross value added by each producing enterprise। तो अब अगर मतलब ये जो हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी था, इन तीनों को मिलाकर के ही हमारा ग्रॉस निकलेगा। ठीक है, तो ये जो हम लोग निकालते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं कि सेम एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो लिख लीजिएगा नोट करके, दिस वैल्यू इज द सेम एज जीडीपी एमपी। ठीक है, कि ये जो हमारे पास वैल्यू आएगा ये वैल्यू हमारा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, जीडीपी एमपी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, जीडीपी एमपी। तो आप अब इसके बेसिस पर ये कह सकते हैं कि ये जो जीवीए निकलेगा ये भी एट एमपी निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, आए ना। और हम जब भी कोई भी काम करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस ही तो काम करेंगे। अगर हम प्रोड्यूसिंग यूनिट की बात कर रहे हैं तो हम जब भी बात करेंगे किसके बेसिस पे करेंगे, मार्केट प्राइस। तो चूंकि इसी का नाम क्या रखा है हमने, जीडीपी एमपी, तो ये जीवीए भी क्या हो जाएगा बेटा, एमपी पर होगा या नहीं होगा। तो स्टेप 2 हमारा यही कहता है। तो अब ये जो हम लोग ग्रॉस वैल्यू को निकालेंगे, ये जो ग्रॉस वैल्यू हमारा फाइंड आउट होगा तो कैसे होगा, तो लिखिएगा बेटा, ग्रॉस इज इक्वल टू, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं जीवीए एमपी। आप चाहे तो ग्रॉस वैल्यू लिख दो या फिर जीवीए एमपी लिख दो, समझने के लिए जीवीए एमपी ही लिखना ज्यादा आसान रहेगा।
तो GVAMP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बताओ, चिराग मैसेज कर रहा है कि आज मैथ्स की क्लास नहीं हुई क्या? पूरी क्लास ओवर हो गई बेटा। तो अगर जीवीएमपी निकालेंगे तो क्या होगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट। ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है ना बेटा, इसमें मेनली दो तरीके की बातें होती हैं। क्या क्या? तो एक आता है बेटा हमारा सेल्स, एक हमारा क्या होगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक से याद आया होगा, इससे पहले भी ये चीजें हमने एक जगह पर प्रयोग किया था, 2 क्लास पहले जब हुई थी क्लास। ऐसे यहां भी लिख देंगे फिर से, काहे टेंशन दिमाग में इतना जोर दोगे, ऐसे ही बहुत कम है कि नहीं? कभी कभी तो अप्लाई भी नहीं करते हो उसको। तो सेल्स सफल कहाँ है रे? ऑनलाइन में 3 ही बच्चा है, सब स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं बेटा। संडे को तो बताएंगे अब हम, 100 सुनार का 1 लोहार का, याद है ना? संडे को पता चलेगा। बहुत तुम लोगों ने मजे लिए हैं, और जो एब्सेंट होगा उस पे 500 रुपए फाइन। ये अय्या दैया क्या चल रहा है? हाँ नहीं, उस फाइन से क्लास में जो बच्चे प्रेजेंट होंगे उस पे पार्टी होगी। चलो तो सुनो, तो जीवीएमपी बराबर क्या हो गया बेटा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये भी लिखा जा सकता है नहीं? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट। अब सेल्स में क्या क्या होगा तो लिखिएगा, सेल्स इंक्लूड्स क्या क्या? सेल टू हाउस होल्ड, जो भी हाउस होल्ड को बेचा गया है वो सारा हमारा सेल्स के अंतर्गत इंक्लूड होगा। जरूरी है कि सिर्फ हाउस होल्ड को हो? फर्म को नहीं हो सकता क्या? गवर्नमेंट को नहीं हो सकता क्या? तो सेल्स टू गवर्नमेंट। और विदेश जो हम भेजते हैं, अर्थात जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी तो सेल्स ही है। जैसे आजकल अगर कोई न्यूज देखता होगा तो ये इंटरनेशनल ट्रेड अच्छे से समझ आएगा। आजकल अमेरिका जबरदस्त फॉर्म में सब पे टैरिफ लगाने की ये बात करता है कि नहीं? आज भी जो है एक नया बयान आया है कि भारत हम पे ज्यादा टैरिफ चार्ज करता है, तो हमें भी तो उतना करना चाहिए। और मोदी वहां पहुंचने वाला है, फिर आपस में बैठ के बात करेंगे, फिर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। अभी कुछ समय पहले आपने देखा ही था कि कनाडा वगैरह पे 25% टैरिफ लगा दिया गया, है कि नहीं? उधर वो एक बार बयान दे देता है, इधर शेयर मार्केट डमाडोल हो जाता है, टेंशन में सब जिंदगी की जी रहे हैं। उधर जो है यूपी वाला कोई काम करता है बाबा, इधर अलग से पंगा होता है। हाँ, कल ही बाबा ने 42 करोड़ रुपए का पेनल्टी चार्ज कर दिया है उस पे, अडानी विल्मर पे। ये जो फॉर्च्यून वगैरह का तेल वगैरह नहीं आता है, ये सब अडानी विल्मर का है, लगा दिया है। आज 5% शेयर टूट गया, बताओ। तो अगर कुछ भी एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो एक्सपोर्ट भी तो सेल्स को ही रिप्रेजेंट करेगा ना। तो एक्सपोर्ट्स हम लोग लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बेटा? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो आप किसी हाउस होल्ड को बेचो, ये भी हमारा किसके अंतर्गत? सेल्स के अंतर्गत। अगर आप फर्म को बेच रहे हैं, वो भी किसके अंतर्गत? सेल्स के अंतर्गत। आप अगर गवर्नमेंट को बेच रहे हैं तो ये भी किसके अंतर्गत? और अगर अदर कंट्री में गुड्स को भेज रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा बेटा? सेल्स के अंतर्गत आएगा।
और अगर चेंज इन स्टॉक की बात करी जाए तो बेटा एक बार बताओ, शुरुआत में तुम्हारे पास 100 रुपया था, अब 80 रुपया बचा, तो खर्चा कितना हो गया? यही तो बदला हुआ ना स्टॉक में। तो अर्थात ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। क्लोजिंग तो लिखो, अरे हम अंग्रेजी नहीं ना पढ़े हैं। हाँ, तो तनिक तनिक थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं तो उसी पे बोल लेते हैं। तो लिखिएगा बेटा, चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू, क्या हुआ इसमें लिखना, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। भाई 100 से 80 बचा तो कहेंगे ना कि 20 रुपया खर्चा किए या 20 रुपया इन्वेस्ट किए, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो ये जो आएगा यही हमारा किसको शो करेगा बेटा? चेंज इन। लेकिन यहां पर बैठे हुए हमारे विद्वान लोग हैं, बोलते सर ये चेंज इन स्टॉक ना अच्छा नहीं लग रहा है, कौन सा हम लोग AS2 पढ़ रहे हैं इन्वेंट्री, ये तो पढ़ नहीं रहे, वो तो अकाउंट्स में पढ़ते हैं, ये तो अकाउंट्स है नहीं सर, तो कुछ और नाम दो इकोनॉमिक। तो इसी को कहते बेटा इन्वेंट्रीज इन्वेस्टमेंट। अब तो अच्छा लग रहा है ना, इन्वेस्टमेंट नाम पढ़े हैं, ये तो इकोनॉमिक नाम है ना बेटा। तो आप अगर इसको बोलना चाहे तो इन्वेंट्रीज इन्वेस्टमेंट नाम दे सकते हैं, ब्रैकेटवा में लिख लो। क्या हुआ? हमने तो लिखने के लिए भी नहीं बोला था, लिख रही है ना, तो जहां लिखे उसके नीचे लिख लो ब्रैकेट में, बात खत्म, जरूरी कि ऊपर में लिखल जाए। तो आप इसको चेंज इन स्टॉक कह सकते हैं या इन्वेंट्रीज इन्वेस्टमेंट के नाम से जान सकते हैं। तो चेंज इन स्टॉक कैसे निकालेंगे बेटा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो अब तो वैल्यू आ जाएगा ना बेटा। अगर जीवीए एमपी का निकालना पड़े तो तीन ही चीज को तो देखना है, सेल्स कितना है, इन्वेंट्रीज में बदलाव कितना है, और हमारा उसमें से माइनस क्या करना है, जो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा। भाई तुम 50 किलो आलू खरीद के लाए हो, उसमें से 20 किलो का समोसा बना के बेचे, तो 30 किलो अभी तुम्हारा क्या होगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा या नहीं होगा? वो तो अभी पड़ा हुआ है ना, तो वो थोड़ी ना तुम जीडीपी में जोड़ दोगे कि ना ना हम तो 50 किलो आलू लाए थे। अरे भाई 50 किलो लाने से नहीं होगा, समोसा तुम कितने का बना के बेचे हो, 20 ही किलो का बना के बेचे हो, तो 20 किलो ही कंसिडर होगा। ओके, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमने पहले ही बोल दिया कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज द नॉट द पार्ट ऑफ जीडीपी, पहले ही लिख चुके हैं ये शुरुआत में, इस चैप्टर के शुरुआत में ही लिख चुके हैं हम लोग, जहां पे हमने इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बारे में बताया था फर्स्ट क्लास में। अब नहीं याद होगा तो जत पट्टंग तत् गुरुवे समर्पित। आंसर दिया था हमने, कितने लोगों ने उससे मिलाया था भाई? टेस्ट जो आप लोगों ने दिया था तो कितने लोगों ने आंसर चेक किया? गलत हुआ कि नहीं हुआ? बहुत ज्यादा ना, ऐसे ही होगा ऊपर ऊपर से पढ़ने पर। और वो तो मात्र 135 क्वेश्चन था, नेशनल इनकम में देखना कितने क्वेश्चन का टेस्ट होगा। मिजाज न रंगीन कर दे फिर बताना। चलिए जी, अब ये जो हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात करी, तो लिख लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें होंगी। एक तो हो गया सेल्स हो गया हमारा, दूसरा हमारा क्या हो गया बेटा, चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्रीज इन्वेस्टमेंट हो गया, तीसरा नाम क्या था हमारा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो लिखिएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो लिखिएगा बेटा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, बातचीत ना करो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसको कहते हैं नॉन फैक्टर इनपुट्स।
क्योंकि यहां पे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर कुछ भी आया क्या? फैक्टर तो वो है ना, तो नॉन फैक्टर इनपुट्स हुआ, ये नहीं हुआ हमारा रॉ मटेरियल। चलिए, अब इसमें ये जो नॉन फैक्टर इनपुट्स की बात कर रहे हैं, इसमें दोनों तरीके की बातें हो सकती है भाई। हो सकता है हम इंडिया के अंतर्गत खरीदे हो या विदेशों से मंगाए भी हो भाई। जैसे हम सेल्स में एक्सपोर्ट ले रहे हैं तो परचेज में इंपोर्ट नहीं आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू जब भी निकालेंगे तो होगा डोमेस्टिक परचेज, डोमेस्टिक परचेज प्लस, अरे इंपोर्ट्स लिखो नहीं, इतना फॉरेन तोरेन हमको समझ में आता है रे। इंपोर्ट लिख देंगे तो अपने आप नहीं समझ में आ जाएगा। इंपोर्ट कहां से होगा? दूसरे देश से ना। इंपोर्ट कहां से होगा? दूसरे देश से। तो बात ही खत्म। ओके, बट मजा फिर भी नहीं आएगा। हो गया? संडे को तो एवे करेगा नहीं। संडे को मैं इसलिए जानबूझ करके रख रहा हूं ना, क्योंकि होली में 2 दिन क्लास डिस्टर्ब हो गई, तो वो मैनेज तो मुझे करना पड़ेगा। क्या हुआ? नहीं बेटा, ये बोलते हर कोई है, आते कोई नहीं है। होली में कौन आएगा भाई? हैं? हम खुद एकदम टून रहेंगे भाई। नहीं, हम लोग भी होली खेलते, भले कलर ऐसा है कि पता नहीं चलेगा कौन सा कलर लगाया, लेकिन खेल तो सकते ही है ना। क्या हुआ? हाँ बेटा, होली में जबरदस्त पार्टी होगा। पैसे आपके, पार्टी आपकी। हमसे पार्टी लेंगे। चलिए, ये तो था हमारा स्टेप 2 ना बेटा। अब जरा, अभी तक तो हमने नेशनल इनकम बोला नहीं है। अभी जो निकला है वो हमारा क्या निकला है? जीडीपी एमपी ही तो निकला है। तो स्टेप 3। नहीं बेटा, होली से एक दिन पहले क्लास के बाद 3 बजे से जरूर एकदम डीजे पार्टी रहेगी, खूब एंजॉय कीजिएगा, है कि नहीं? हाँ, 3 बजे तक पहले पढ़ेंगे, उसके बाद पार्टी होगी। बात करता है। स्टेप 3 लिखिएगा बेटा। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या था बेटा? एनएनपी एफ से। तो लिखिएगा बेटवा, सबसे ऊपर में हमने क्या बोला था? सिग्मा जीवीए एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। पहला तो यही ना, हमने ऊपर जो हमने वैल्यू अभी कंसीडर किया था उसके अनुसार क्या था? सिग्मा जीवीए एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। तो ये तो हमारा निकल चुका है, ये तो हमने क्या करा? निकाल लिया। तो अब अगर मान लीजिए कि आपसे एनएनपी एफसी निकालने के लिए बोला जाए, तो हम अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, तो पहले ग्रॉस को नेट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या माइनस करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। क्या करेंगे बेटा हम लोग? डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद अब अगर यहां पर मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट किया जाए, तो उसके लिए कौन सा आ जाएगा बेटा? एनआईटी ना रे, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ना। तो एनआईटी आ गया बेटा। और तो अब ये जो हमारा हुआ वो किसके अंतर्गत आ गया? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब अगर यहां पे नफिया को जोड़ दिया जाए तो एनएनपीएफसी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो अगर कभी भी आपको एनएनपीएफसी निकालना है तो क्या करोगे? जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी माइनस, और नफिया को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। जो वैल्यू आएगा यही हमारा किसके नाम से जाना जाएगा बेटवा? बोलो, एनएनपीएफसी। कर लोगे? बोलो।
कहा देख रहा है? मार्केट और फैक्टर का डिफरेंस इन एनआईटी होता है, देखो जाके 8वां या 9वां पॉइंट में बता रहे, पर कैपिटा से पहले देख रहा है पिलट के। थोड़ी थोड़ी यादाश्त हमारी भी ठीक है भाई, मानता हूं कि केमिकल लोचा है, मेंटली अनबैलेंस्ड हो, पर इतना नहीं। ओके, बट फेल यहां भी नहीं आएगा। इसमें नोट करके एक बात लिख लीजिएगा बेटवा, लिखिएगा, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, कोमा, imputed rent, comma, on account production of fixed assets are included in value of output। हम अपने लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, या हमारा अपना जो है बिल्डिंग है उसका हम रेंट दिखा रहे हैं, ठीक है, या हम अपने लिए कोई एसेट्स बना रहे हैं, तो ये सब हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंतर्गत। कभी कभी ना ये थ्योरेटिकल पूछ देता है तो स्टार जरूर लगा लीजिएगा। जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा बताओ इनमें से कौन सा जो है वो हमारे वैल्यू ऑफ स्टॉक में, वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंक्लूड नहीं होगा या इंक्लूड होगा, तो जब पता हो तभी ना। तो अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी किया जाएगा तो वो हमारा क्या होगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंक्लूड। हम खुद कंफ्यूज हो गए, नोट कहां लिखा हमने? नोट करके हमने लिखवाया कि इंक्लूड होगा। तो चाहे हम किसी के लिए भी करें, प्रोडक्शन तो है ना भाई। अगर कंजम्पशन कर रहे हैं तो क्या प्रोडक्शन नहीं है? वो है, वो प्रोडक्शन। भाई हम अपने इस बिल्डिंग का रेंट दिखा रहे हैं, हम अपने बैलेंस शीट को दिखाने के लिए, हम अपने प्रॉफिट को कम करने के लिए दिखा रहे हैं, लेकिन है तो वो रेंट ना, जनरेट तो हुआ है ना। तो वो सब चीजें यहाँ पर क्या हो गई? वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंतर्गत इंक्लूड हो जाएगा। तो कर लोगे इसका काम? पक्की वाली बात? मजा यहां भी नहीं। ये तो सेकेंड पॉइंट था ना बेटा, चलो ना थर्ड पॉइंट लिखते हैं। फोर्थ क्यों होगा बे? ओह, स्टेप और मेन पॉइंट में अंतर ना दिख रहा तुझे? दीदी यूपी से वापस आ जा। यूपी से? यूपी क्यों ना? अच्छा, अयोध्या तो बेटा हाँ इंडोनेशिया में है। बता, यूपी से हो ना अयोध्या से? नहीं नहीं, अब ऐसे ही बच्चे होते हैं ना, उत्तराखंड से नहीं सर, यूके से हैं, बात कर रहे हैं। ओ, रुलाएगा क्या पगले? चलो जी बेटा, तो देखो, जब नेशनल इनकम निकालना है तो उसका सबसे पहला मेथड कौन सा देखा हम लोगों ने बेटा? वैल्यू एडिशन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। इसमें हमने ये देखा, बेसिकली समझना गौर से, कि बेसिक से जो हमारा आगे बढ़ते गए तो वैल्यू में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता गया होगा, तो टोटल क्या वैल्यू हमें मिला है वही हमारा किसके अंतर्गत आएगा? वैल्यू एडिशन। तो कितना आसान है, खर्चा होता गया जोड़ते जाओ। भाई तुमसे कोई पूछता होगा कि महीने में कितना खर्च हुआ, तो जोड़ने लगते हो ना, रूम रेंट इतना, खाने का इतना, पढ़ाई लिखाई में खर्चा, उस खर्चे को हटा देते हो। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, बुर्बक इनके साथ घूमे हैं, पापा को थोड़े ना बता, पापा वो मिली थी, बोली थी 100 रुपए वाला चॉकलेट खाएंगे, तो लिख के बताओगे, तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में ले लेते हो। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन यहाँ माइनस हुआ ना भाई, है कि नहीं? बाद में पापा को बोल देते पापा इतना जेब में है, वो तो रहा नहीं, वो तो ले गई, है कि नहीं? हाँ, चलो तीसरा लिखिए बेटा, इनकम मेथड। सीधी बात, नो बकवास,
शर्माना काहे का, तुम लोगों की हर हरकतों से वाकिफ हूं मैं। क्या? अरे ये तो मॉनिटर है, इसके बारे में कैसे भेद खोलें। चलो जी, नहीं, है ना कहावत कि जिस उम्र से तुम गुजर रहे हो गुजरे हुए 17 साल हो गए, तो अब समझ सकते हो कि क्या हालत है। चल ना बेटा, हम तो डायरेक्ट ही 37 साल के हो गए, हम कभी 17-18 साल के रहे कहाँ, है कि नहीं। जैसे ही चलना सीखे अचानक से 37 साल। तो अगर इनकम मेथड की बात करें तो भाई एक बताओ, अगर प्रोडक्शन है तो इनकम होगा, उसके बेसिस पे तो बात कर सकते हैं हम लोग। तो लिखिएगा, प्रोडक्शन इज carried out by the combined effort of all factors of production. The factors are paid factors, income for the सर्विस रेंडर्ड। याद है ना सर्कुलर फ्लो, लैंड के बदले रेंट, लेबर के लिए कैपिटल पर इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर वाको। तो कुछ ना कुछ जो फैक्टर सर्विसेज था उसके लिए कहीं ना कहीं फैक्टर इनकम की बात करी थी या नहीं करी थी हमने, तो उसके बेसिस पर भी तो कंसीडर किया जाएगा ना। तो वही लिखा गया कि प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। द फैक्टर्स आर पेड फैक्टर्स, इनकम फॉर द सर्विस रेंडर्ड। फिर कहता है कि अगर इसमें हम लोग वैल्यू कंसीडर करें तो सबसे पहले लिखिएगा बेटा एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी, अभी जीडीपी से एनडीपी हमने किया था या नहीं किया था? अगर जस्ट पिछला वाला याद करो, पहले हमने जीडीपी एमपी निकाला था, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया था तो एनडीपी एमपी हो गया था। आज जैसे ही माइनस हमने एनआईटी किया था तो एनडीपीएफसी हुआ था या नहीं हुआ था बेटा? और नफिया जैसे ही जोड़े थे तो एनएनपीएफसी हो गया था या नहीं हो गया था? तो एनडीपीएफसी इज इक्वल टू एनएफआई रे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सम ऑफ फैक्टर्स, माफिया मत समझो बेटा, सम ऑफ फैक्टर्स इनकम पेड आउट by all production units within the domestic territory। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब समझते हो? इंडिया का अधिकार क्षेत्र के अंदर, इसमें इंक्लूडिंग वो जो सी एरिया होता है ना बेटा, समुद्री क्षेत्र वगैरह जो होता है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। उसको भी, चूंकि अपने सिलेबस में है नहीं तो उसमें डिटेल्स में गए नहीं, बट जो नोट्स मैंने ग्रुप में भेजा होगा नेशनल इनकम का या जो भेजूंगा उसमें मैंने 4 लाइन इसके बारे में दे दिया है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत क्या क्या इंक्लूड होगा, और क्लास में भी मैंने दिखाया हुआ था वो चीजें, अगर याद हो तो वो रखने की जरूरत है नहीं। यस यस यस। तो क्या बोला हमने कि एनडीपीएफसी इज इक्वल टू सम ऑफ फैक्टर्स इनकम पेड आउट बाय ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स यूरिन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, कि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री के अंतर्गत जो भी इनकम हुआ है उन सभी को मिला देने से क्या बन जाएगा बेटा हमारा? तो अब ये जो हमारे पास डोमेस्टिक इनकम है, ये जो हमारे पास हम जो डोमेस्टिक इनकम, और क्या नाम लिखा था डोमेस्टिक इनकम का बेटा? एनडीपीएफसी ना। तो इसमें क्या क्या आया था? कंपनसेशन ऑफ, याद है इससे पहले हो चुका है ये,
कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तीनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा। इससे पहले ये फॉर्मूला देख चुके हो तो ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। डोमेस्टिक इनकम बराबर क्या हो गया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब अगर एनएनपीएफसी निकालना हो तो डोमेस्टिक इनकम है ही है हमारा, क्या है हमारे पास डोमेस्टिक, जिसको एनडीपीएफसी कह ही रहे थे, पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला ही था, और माफिया को जोड़ दिया जाए, हाँ हाँ वही नफिया माफिया हो गया हमारा एनएनपीएफसी, या नहीं निकल जाएगा बेटा। जी मालिक आप बोलिए, पूरा नीचे कर रहे हैं। वो कौन पर्ची टांग दिया रे, वो उधर कोने में कौन सा पर्ची टंगा हुआ है, तो बत्ती कौन उखाड़ दिया वहां से, पक्का नहीं तो हो सकता है कभी तुम लोग लड़ने के बहाने बोले रुको अभी दिखाते हैं, हाँ हो सकता है, कुछ कमी थोड़ी नहीं तुम लोगों में। चलो हो गया यहां पर, और अब सबसे लास्ट हम लोग कहते हैं बेटा एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडिशन हो ही गया, इनकम हो ही गया, अब एक्सपेंडिचर मतलब क्या, खर्चे के नजरिए से खाली सोचना। एक में हमने प्रोडक्शन की वैल्यू ऐड करती रही, एक में हम लोगों ने जो इनकम होता रहा उसके बेसिस पर ऐड करा, अब खर्चे के बेसिस पे देखेंगे या नहीं देखेंगे। ओके तो चलिए, हर किसी का चौथा होता है, तो लिखिएगा बेटा एक्सपेंडिचर मेथड। अरे आपकी बातों से कोई बच सकता है मालिक, आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। अटेंडेंस वगैरह बन रहा है या नहीं बन रहा है, एक आध दिन का एडवांस लगा देते हो कि नहीं, कौन लगाया था। नहीं क्योंकि मैं पिछले 6 दिन से देख नहीं पाया हूं ना, इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि अटेंडेंस लेने ना आया हो, कल नहीं आया था, ठीक है अभी जाके इलाज हो जाएगा। कौन, क्यों, नवल भाई गुस्सा रहते हैं, किस पे गुस्सा हो गए भाई, पक्का तुम लोग तंग किया होगा तभी गुस्सा हुए होंगे। अच्छा यहाँ से नहीं पीने बोलते हैं, तो इसको ले जाके वहां पी लिया कर। नहीं वो इसलिए बोलते होंगे ना कि उनको लाना पड़ता है ना। चलो कोई नहीं, हमारी क्लास में पी सकते हो, बाकी में मत पियो, हम तो ऐसे भी जल्दी पीते नहीं, और एक गिलास हमारे लिए सफिशियंट होता है। नहीं नहीं शाम के समय में पानी वानी पीने का चीज थोड़ी ना है, नाश्ता वास्ता करने का समय होता है बरोबर, कुछ कुछ चाय की तरफ चला गया, कुछ पौवा की तरफ चला गया, बेटा इस सब मोह माया से दूर हैं। चलो एज की कमी, चलो लॉ वाले सर के लिए कुछ नहीं, हमारे गुरु हैं, हमने लॉ इन्हीं से पढ़ा हुआ है फाउंडेशन में, सर का जो पहला बैच था ना उसके स्टूडेंट रहे हैं हम, सीए के लाइन में सर का जो टीचिंग में पहला बैच था उसके स्टूडेंट हैं हम। जी हाँ अनूप सर के। चल क्या हुआ, जाने तो, जाने वाले को कौन ध्यान देता है। चलो
एग्जाम में क्वेश्चन उससे भाग जाएगा, बात खत्म, हमें कौन सा लेना देना है उससे। चलिए, तो जरा एक्सपेंडिचर मेथड में अगर हम लोग देखें कि कैसे निकालेंगे, तो इस मेथड का एक और नाम है, कहता है दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज इनकम डिस्पोजल अप्रोच। तुमने कमाया, खत्म हो गया एक्सपेंडिचर, तो इनकम का डिस्पोज ऑफ हो जाना, खत्म हो जाना, दूर चले जाना, वही तो एक्सपेंडिचर कहलाता है भाई। जो भी इनकम हुआ अगर वही खत्म हो जाए तो ऑटोमेटिक क्या कहलाएगा बेटा, इनकम डिस्पोज। ठीक है, तो आप एक्सपेंडिचर मेथड कह दो या इनकम डिस्पोजेबल अप्रोच या मेथड कह दो, दोनों एक ही चीज है। कहता है कि इसमें जब भी आप जीडीपी एमपी की वैल्यू निकालेंगे, जीडीपी एमपी की जब भी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अगर जीडीपी एमपी निकल गया ना तो फिर तो एनएनपीएफसी निकालना सबसे आसान है, क्योंकि चार, उसके बाद तीन ही चीजों को तो ध्यान में रखना होता है, डेप्रिसिएशन, एनआईटी और नफिया, इन्हीं तीन का तो ध्यान रखना है। तो निकालना मेन कौन सा है हमारे पास, जीडीपी एमपी। तो अगर जीडीपी एमपी निकालेंगे तो इसमें होता है तरीका बेटा, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ये फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड का भी हो सकता है और गवर्नमेंट का भी हो सकता है, या नहीं हो सकता भाई। सरकार जो बजट बनाती है तो उसके अनुसार खर्चा भी तो करती होगी ना। तो हम बोलते हैं हमारा खर्चा हो रहा है, गवर्नमेंट क्या पैसा लेकर के रख रही होगी घर में? अब मोदी जी टैक्स लगाया ले जाके अपने घर में रखेंगे? नहीं ना भाई, कहीं ना कहीं खर्चा तो होगा ना, कहीं ना कहीं तो खर्चा होगा। तो ये जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये दोनों का ही होता है, हाउस होल्ड का भी और गवर्नमेंट का। तो हाउस होल्ड को हम लोग कह देते बेटा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पीएफसीई, क्या बोल सकते हो उसको। और गवर्नमेंट वाला तो गवर्नमेंट ही रह गया, तो उसको बोल देंगे जीएफसी। ठीक है, हाउस होल्ड वाले को क्या बोल देंगे, पीएफसी, और गवर्नमेंट वाले को क्या बोल देंगे, जीएफसी। तो हो सकता है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो दोनों का ही होगा, प्राइवेट का भी होगा मतलब हाउस होल्ड का भी होगा और गवर्नमेंट। तो अभी जब नीचे लिखेंगे फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो दोनों लिख दूंगा नाम। लेकिन सिर्फ इतने कह देने से काम चलेगा क्या? नहीं, फिर इसमें आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो दूसरा लिखिएगा बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बिना कैपिटल फॉर्मेशन के कोई भी इन्वेस्ट करना चाहता है क्या भाई? तुम्हारा दोस्त तुमसे बोले कि भाई रे 5,000 रुपए देना, तो तुम क्या बोलोगे, कब लौटाओगे और कितना लौटाओगे? बोले देख दोस्त है, तू देने की सोच, लौटाने की नहीं, पैसा मिलेगा। तुम्हारा पहला इच्छा क्या होगा, 5,000 दे रहे हैं 5500 लेंगे, वो भी 3 दिन के बाद, मंजूर है तो बात कर। तो फॉर्मेशन ये होता है ना, बढ़ोतरी कैसे होगा। ठीक है, और तीसरा नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तभी तो नेट एक्सपोर्ट होना। कि भाई 100 रुपए हमने भेजा है और 80 रुपए का मंगा लिया है, तो इसका मतलब हमने तो ऑन एन एवरेज 20 ही रुपए ना भेजा है भाई। तो जीडीपीएमपी कैसे निकल गया बेटा, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस, अब इसको दे देता हूं मैं पहला नंबर, इसको दे देता हूं दूसरा नंबर और इसको दे देता हूं तीसरा नंबर। तीनों नंबर लिख के टेंशन फ्री ये हो जाते हैं, काहे ले टेंशन ले इसमें, क्यों? चैलेंजेज वीकनेस कौन देखेगा, ससुरा खत्म ही करने पे लगा रहे। हाँ तो इसके बाद कुछ है नहीं, 10 मिनट का है मैक्सिमम। हो गया, लिख ले बेटा यहां तक। तो अब ये तीनों पार्ट को लिख ले, तब, क्योंकि जब तक तीनों का वैल्यू नहीं कंसीडर होगा तो हम उसको ऐड कैसे करेंगे, पहले तीनों तो निकालना पड़ेगा ना। तो सबसे पहला जो टर्म्स है हमारे पास
फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो इसको शॉर्ट में हम लोग एफसीई लिख सकते हैं बेटा। अब ये जो एफसीई है ये क्या हो सकता है, हाउस होल्ड का भी हो सकता है। हाउस होल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्राइवेट, तो क्या हो गया पीएफसीई हो गया या नहीं हो गया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और गवर्नमेंट का भी होगा या नहीं होगा, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को क्या लिखेंगे, जीएफसी लिख देंगे या नहीं लिख देंगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा बेटा, तो देखो प्राइवेट वाले में तो हम लोगों के द्वारा जो भी किया जाएगा वो किसके अंतर्गत आएगा, प्राइवेट। गवर्नमेंट में क्या क्या, ये पेंशन वगैरह जो होता है ये सब किसके अंतर्गत आएगा, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ही ना, आएगा ही नहीं आएगा। तो जब मैं 7वां चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, 7वां चैप्टर का जो यूनिट 2 पढ़ाएंगे उसमें ये गवर्नमेंट के खर्चा के बारे में बात करेंगे हम। यहां पर अगर चाहो तो ब्रैकेट देकर के नाम लिख लो बेटा कि कौन कौन सा एक्सपेंडिचर हो सकता है, पेंशन, स्कॉलरशिप, आजकल देख रहे हो ना महिलाओं को 2500 देंगे 2100 देंगे, ये सब का गवर्नमेंट का खर्चा नहीं है, बेरोजगार को इतना देंगे खटाखट खटाखट, तो वो भी तो हमारा क्या होगा बेटा, एक्सपेंडिचर। तो एक्स्ट्रा लिख देना, कितना लिखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कहते हैं उसको, बेरोजगारी भत्ता। तो ये सब किसके अंदर, बुढ़ऊ को देखते हैं ना, ओल्ड एज के बाद 500 रुपया पेंशन मिलता है, तो वो सब भी क्या होगा, इस सब के अंतर्गत आएगा ही नहीं है। तो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर किसके अंतर्गत आएगा बेटा, जीएफसीई के अंतर्गत आएगा। ओके चल, तो ये तो हमारी पहली कहानी थी एफसी के अंतर्गत। दूसरा हमारा क्या है बेटा, जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो चलिए दूसरा नाम भी लिख लेते हैं बेटा हम लोग, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इवनिंग वाली बेटा कल से स्टार्ट कर दूंगा, आज थोड़ा सा जाके स्वास्थ्य लाभ ले लेता हूं, कल से स्टार्ट कर दूंगा। जो शाम में 7 बजे वाली नहीं हो रही थी वो कल से फिर स्टार्ट कर दूंगा। जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसका फॉर्मूला लिखिएगा बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा फिक्स्ड का मतलब क्या, लॉन्ग टर्म, फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म ना। तो ब्रैकेट में अगर लिखना चाहे तो लिख लो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, तो जरूरी है कि खाली लॉन्गे टर्म से काम चलेगा, प्लस चेंजेज इन स्टॉक। वो जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट था, जो शॉर्ट टर्म हमारा इन्वेस्टमेंट है, वो भी तो हम लोग इसीलिए दिखाते हैं ना भाई, इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, ताकि और ज्यादा से ज्यादा इनकम हो सके, और ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हो सके। तो चेंजेज इन स्टॉक जो है वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो नाम सब दिया था ना वहां पे, तो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, वो भले ही शॉर्ट टर्म के लिए होगा पर है तो इन्वेस्टमेंट ना। तो चेंज इन स्टॉक, फिर से फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो नहीं है ना कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, और इसी को क्या नाम देंगे बेटा हम लोग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या नाम दे देंगे इसको, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो चेंजेज इन स्टॉक ऊपर हम लोग पढ़ ही चुके थे, तो इसलिए समझने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा और जो भी शॉर्ट टर्म हो गया, तभी ना टोटल हमारा ग्रॉस होगा, है कि नहीं भाई। तुमने बैंक में क्या एफडी करा रखा है वो भी तुम्हारा फॉर्मेशन बताएगा, तुमने शेयर मार्केट में कौन सा पैसा लगा रखा है वो भी होगा, और तुमने किसी को उधार दिया है 2-4-10 दिनों के लिए, वो भी तो इसी के अंतर्गत इंक्लूड होगा ना भाई। तो इसमें सारी चीजें आएंगी, लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। ओके, बट फेल तो यहां भी नहीं आएगा,
तीसरा नाम क्या था बेटा? नेट एक्सपोर्ट। तो चलिए आप लोग कहते हैं तो उसको भी लिख लेते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स। अब ये जो नेट एक्सपोर्ट्स है, तो नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या? तो कहता है नेट एक्सपोर्ट्स आर द डिफरेंस बिटवीन exports and imports of a country during the accounting year। क्योंकि जो भी हम लोग काम करते हैं बेटा विद इन अ ईयर की तो बात करते हैं, तो अगर नेट एक्सपोर्ट्स की भी बात करेंगे तो हम लोग किसकी बात करेंगे? विद इन द ईयर। तो हम यहां पर लिख सकते हैं बेटा नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। और समझने के लिए इसको अगर NE लिख दूंगा तो समझ जाओगे। अब बेटा अगर तीनों चीजें आ गई तो NNP-FC निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों से बन जाएगा हमारा GDP-MP। तीनों से क्या बन जाएगा हमारा? क्योंकि GDP-MP का ये तो फॉर्मूला लिखे थे ना हम लोग कि भाई FCE प्लस GDCF प्लस NE, यही लिखा था हमने कि भाई कौन सा हमारा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो ले लो, जो भी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है उसको ऐड कर दो, और जो भी हमारा नेट एक्सपोर्ट है उसको ऐड कर दो। तो इससे क्या बन गया हमारा? GDP-MP। और जब GDP-MP बन गया तो बाकी चीजें हमारे पास दी हुई होगी और आराम से निकाल सकते हैं। नहीं तो लिखेंगे बेटवा NNP-FC इज इक्वल टू, निकल चुका है हमारा GDP-MP, माइनस क्या होगा? फिर माइनस क्या होगा? और फिर ऐड क्या होगा? नफिया। बन गई हमार नेशनल इनकम। लेकिन आपको कभी भी इतना लेंदी क्वेश्चन पूछेगा नहीं भाई, इतना समय थोड़ी ना है। वहां तो 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट मिला है, 1 मिनट 12 सेकंड मिलता है एक क्वेश्चन को करने के लिए, जिसमें क्वेश्चन को पढ़ना है, बनाना है, गोला लगाना है और बाद में रीचेक भी करना है कि नहीं? और आप लोगों को तो समय भी बचाना है, क्या पता 3 क्लास में कोई पसंद आए तो चौथे क्लास में नंबर मांग ले, तो वो भी टाइम बचाना है। इसीलिए तो इकोनॉमिक्स लास्ट में होता है, शुरू में नहीं होता। ये बात है ना? तब सीधी बात, नो बकवास। क्या हो बेटा? अरे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में आएगा ना भाई, आएंगे ना बेटा। अभी चैप्टर जब हम पढ़ेंगे ना, फिस्कल डेफिसिट वगैरह पढ़ेंगे ना, तो वहां पर बताऊंगा क्यों इसको किया जाता है। टेंशन ना ले बेटा, है तो गवर्नमेंट का खर्चा ही ना, तो इसलिए एक्सपेंडिचर के टाइम में तो उसको लेना ही पड़ेगा ना बेटा। ठीक है भाई, हम जो खर्चा कर रहे हैं तो जो इनकम आया होगा उसी में से तो खर्चा किया होगा ना, तो वो सारे खर्चा भी तो हमारे उस इनकम के बराबर होना चाहिए ना, तभी ना नेशनल इनकम निकालेंगे तो वैल्यू सेम आनी चाहिए। अलग अलग हो गया तो घपला है कहीं ना कहीं। क्योंकि तुम भाई, तुम्हारे घर वाले ने जो तुम्हें पैसा दिया और तुम जो खर्चा का हिसाब दोगे वो मिलना चाहिए ना। मिला होगा 5,000, तुम बोलोगे देखो ये 7,500 खर्चा हुआ, 2,500 और लाओ, तो कंटअप मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो वही चीज है भाई, जो आया होगा खर्चा उसी में से हुआ। यो चलो, ये तो कहानी थी भाई हमारी कि हम लोग नेशनल इनकम को कैसे निकालते हैं। इजी था, कोई ऐसी टफ चीजें तो है ही नहीं। और ये सारे फॉर्मूले एक जगह समराइज आपको मिल जाएंगे, जो मैं ग्रुप में आज नोट्स भेजूंगा। उसमें सारे फॉर्मूले नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके आपको समराइज मिल जाएगा, देख लेना। और अगली क्लास में मैं प्रिंट आउट आपको क्लास में दे दूंगा। किसने बोला? 3 से 4 छोटे छोटे न्यूमेरिकल लेंगे, सारा थ्योरेटिकल पूछेगा। ठीक बा? चलिए, अब इसी में हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेटा, द सिस्टम ऑफ
रीजनल अकाउंट्स इन इंडिया रे बुर्बक, इंडिया में वो इंडियन इकोनॉमी पढ़ो, इन्हें नेपाल देख रहे हैं। अच्छा बेटा एक वो बताओ, हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, हम जब अपने टॉपर्स का इनकम निकालने के लिए जाएंगे तो 11th से क्या इनकम है, 12th से क्या है, सीए फाउंडेशन से क्या है, सीएमए फाउंडेशन से क्या है, सीएस फाउंडेशन से क्या है, इसी तरह इंटर वगैरह से क्या है, वो सारी चीजें मिला के जोड़ के तब ना बताएंगे। हर एक क्षेत्र का काम करना होगा, ये नहीं करना होगा भाई। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जैसे आप देखते हो ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे होता है, तब ना डोमेस्टिक लेवल पे या नेशनल लेवल पे बात करेंगे हम लोग। तो जब भी यहां पर करते तो छोटे स्तरों से लेकर के घपला होने का चांसेस तभी तो ज्यादा बनता है। अगर ऐसे हर एक स्टेप से नहीं गुजरता तो घपला हो भी नहीं पाता, होता ही नहीं होता। अब जैसे मैंने ओम प्रकाश को 500 रुपए दिए कि ओम प्रकाश बच्चों के लिए समोसे लाओ। अब ओम प्रकाश ने बच्चे काउंट कर लिया, मंगा नहीं रहे बेटा, एग्जाम्पल है। 500 रुपए तो देखे हुए भी महीने हो गए हैं। चल, तो 500 रुपए हमने ओम प्रकाश को दिया था कि भाई समोसे मंगाने। ओम प्रकाश ने काउंट किया, नहीं बेटा भूख की बात है, इवनिंग का टाइम है ना। तो ओम प्रकाश ने क्या करा, गोपाल को 450 टिका दिया, बोला जा समोसे ले आइयो। सर ने दिए हैं ये 450 रुपए, 50 रुपए क्या हो गया, घपला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, अब गोपाल सोचा यार 450 दिए हैं, बच्चे उतने ज्यादा है नहीं, बेकार में बर्बाद होगा, है कि नहीं। उसने बादल को साथ क्या बोला, चल यार लेके आते हैं। अब तीनों जाके आराम से पहले अपना भरपेट भोजन कर लिया, 100 रुपए साफ। उसके बाद बोला कि 35 समोसा ले और चल। आया, बांटा, और ओम को बोला कि देख जितना पैसा सर का तूने दिया था 450 साफ हो गया। ओम ने मुझे बोला कि सर आपका 500 साफ हो गया। तो भाई लेवल पे चलेगा तो घपला चलेगा ना। ये इनएडिक्वेसी सबसे ज्यादा होता है, ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा यहां होता है। आप लोग भी अपने बचपन में कर चुके हैं, मम्मी ने सब्जी लाने दिया होगा, 2-4 रुपए घपला मार दिए होंगे, है कि नहीं। ज्यादा मार भी नहीं कर सकते क्योंकि मम्मी आपसे ज्यादा तेज है कि नहीं। एक तो वो जोड़ के पहले ही दे देती है कि इतना ही लगेगा, तुम बोलोगे नहीं ज्यादा लग सकता, नहीं लगेगा बोल दिया ना, है कि नहीं। एक तो पहले ही जोड़ के दे देती है, तो वहां पर घपले का चांस कम होता है। लेकिन बाबूजी देते तो 2-4-10 रुपए तो ज्यादा हो ही जाता है कि नहीं। उनको थोड़ी ना जोड़ना, उनको तो अरे कुछ ले आना सब्जी। लेकिन मम्मी तो एकदम, हाँ मैं देखता हूँ मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन पापा से ज्यादा तेज दिमाग पैसों के मामले में चलता है। पापा कितनी बार पूछ भी देते हैं कहाँ से लाते हो दिमाग, बोलते है कहाँ कुछ सोचते हैं आप लोग को, तो ऐसे ही लगता है। बोलता अच्छा हम नहीं सोचते हैं। हाँ हम लोगों को याद है कि जब लॉकडाउन था ना, तो मैं भी घर चला गया था, तो हमने सोचा कि घर बनाया जाए, बनवाना था घर। तो मम्मी ने बोला कि नहीं अभी पैसा वैसा नहीं है, तो अभी घर बनेगा नहीं। तो मेरे मुंह से निकल गया 8 लाख महीने दिया, अब बोलो। तो मम्मी बोलती 6 लाख महीने भी। पापा बोले अभी तो तुम बोल रहे थे जहरू खाने का पैसा नहीं है, तो 6 लाख आया कहां से। अब देख लो, पापा भले सेविंग करे या ना करे, और निकाल के एट ए टाइम दिया भाई। पता नहीं कहाँ है, गोदरेजे में कौन से साड़ी के नीचे कहाँ कहाँ छुपा के रखती है, और हम लोग ढूंढे मिले नहीं कभी। कभी कभी बोलेंगे ना मम्मी दोनों कुछ पैसा जरूरी है, कुछ नहीं है। अब फिर अगर इमोशनली बोल देंगे थोड़ा पैसे का जरूरत है, भेजोगे नहीं, कितना चाहिए। तो भाई ये जो है ना रीजनल सिस्टम पे घपलेबाजी तो होगी ही होगी। और इसी कारण से थोड़ा सा ये जो नेशनल इनकम को आइडेंटिफाई करते हैं ना, निकालते हैं ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है और एक्चुअल निकल नहीं पाता। भाई एक्चुअल माने नहीं निकल पाएगा, लेकिन कुछ तो सही आना ही चाहिए ना भाई। होगा थोड़ा बहुत अंतर हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ एस्टिमेटेड तो निकलेगा ना। इसलिए हम लोगों को निकालना भी पड़ता है, मजबूरी बस। क्योंकि ऐसा तो करेंगे नहीं कि नहीं नहीं कैलकुलेट करना ही नहीं है, तब तो पूरा पता चलेगा पूरा घपला हो गया, है ना। आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हो, हर साल क्यों बनाना पड़ता है। एक ही बार बोलते कि 10 साल में एक बार बना लेना, पता चलेगा 10 साल में कंपनी खोखली, सब उड़ा ले जाएगा। तो वही चीजें यहां पर भी हम लोगों को
देखना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या होता है यहां पर सिस्टम रीजनल अकाउंट्स का। कहता है बेटा रीजनल अकाउंट्स provides an integrated database on the innumerable transaction taking place in the regional economy and help decision making at the रीजनल लेवल। भाई एक एक कोई ट्रांजेक्शन होगी नहीं, बहुत सारी होगी। अब हर जगह अगर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही मैनेज करे तो संभव है क्या? नहीं हो पाएगा ना। आप देखते हो ना कि भाई इलेक्शन वगैरह होता है तो क्या होता है, गांव देहात का होता है, मुखिया का होता है, उससे भी छोटे पे देखते हो ना वार्ड सदस्य वगैरह होता है कि नहीं? फिर उसके बाद ब्लॉक लेवल पर होता है, तब ना विधायक वगैरह आएगा, तब उसके ऊपर सांसद आएगा। होता ही नहीं होता हर एक लेवल पर, ताकि वो जो अकाउंटिंग का सिस्टम है, ये जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, उसको एक जगह विधायक हर घर जाके नहीं देख सकता, लेकिन वार्ड सदस्य अपने वार्ड का तो निगरानी रख सकता ही नहीं रख सकता, अपने वार्ड का तो कैलकुलेट कर सकता है नहीं कर सकता। तो हर एक लेवल पर ये क्या होगा बेटा, अकाउंटिंग की बात होगी, हर एक लेवल पर उस अकाउंटिंग को देखा जाएगा। कहता है एट प्रेजेंट ऑल स्टेट्स एंड यूटी, यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश जिसको कहते हैं। तो एट प्रेजेंट ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया कंप्यूट स्टेट इनकम estimates and district level estimates। स्टेट इनकम और नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनएसडीपी ने बेटा, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को क्या बोल सकते हैं, एनएसडीपी इज मेजर्ड बाय द, तो जो चीज समझाए वही था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, तब ना सेंटर लेवल पर होगा, या नहीं होगा बेटा? ओके, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, और बाद में हम लोग क्या देखते थे बेटा, सबसे पहला लाइन में बताया था सीएसओ, है कि नहीं? सेंट्रल के बेसिस पर देखा जाएगा ना। अच्छा बताओ, नेशनल इनकम का कंसेप्ट किसने दिया था? पेज पलटू, नीतीश कुमार से प्रेरित है। देखो देखो, ए रे गोपाल रे, पेज पलट के आएगा रहा। नेशनल इनकम का कंसेप्ट नहीं है ऑप्शन, बुर्बक। साइमन कुजनेट और रिचर्ड स्टोन नहीं बताया था? देखो जरा, अगर पहला लाइन ना लिखवाया हो कि द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम इज गिवन बाय साइमन कुजनेट्स एंड रिचर्ड स्टोन, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, नोबेल पुरस्कार विजेता। अच्छा ऑप्शन का है, ऑप्शन का है तू, याद ऐसी होनी चाहिए ना कि ऑप्शन की जरूरत ना पड़े, गलत बात है ये। इस टॉपिक में तो मात्र यही दो गो नाम लिखवाया है। अगला जो चैप्टर आएगा ना बेटा, 8वां वाला, उसमें कम से कम 30 से 35 को इकोनॉमिस्ट का नाम लिखवाऊंगा जिसका अलग अलग कंसेप्ट होगा। और बताओ,
है ना दीदी, 8वां चैप्टर में मनी वाले में कंसेप्ट दिया था सबने अलग अलग। तो कैसे काम चलेगा रे? सभी के गुर्दे लाल किए जाएंगे बेटा, ये गलत बात है। क्या हुआ? याद कहां से था? नहीं है ना? हो गया यहां तक? पर मजा यहां भी नहीं आएगा। और अब चलते हैं आखिरी स्थिति में इस टॉपिक के। अब कभी भी शनिवार को कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया जाएगा। हाँ, क्योंकि मैंने आज तक का अपना रिकॉर्ड देखा है, जो भी टॉपिक मैंने सैटरडे को शुरुआत करी है उसके खत्म होने में बहुत पंगा हुआ है। तो अब जो है ना, कोई भी टॉपिक सैटरडे को शुरू नहीं होगा, नहीं पढ़ाएंगे मंजूर है, होगा मंडे को स्टार्ट। क्या हुआ? संडे सैटरडे नहीं है ना, उस दिन तो टॉपिक स्टार्ट भी होगा और खत्म भी होगा। हाँ हाँ गरा, मैं खुद शनिवार का पैदा हूं ना, तो थोड़ा दोनों का वसूल टकराता है, ऐसा कैसे। चलो अब है यहां पर हमारे पास जीडीपी एंड वेलफेयर। इसमें ज्यादा कुछ आपको ध्यान नहीं रखना है, कुछ नाम लिखेंगे, उस नाम को बस याद रख लेना, बात खत्म है। ठीक है, कुछ नॉर्मल सी चीजें हैं उसको याद रख लेना और कुछ नहीं लिखना है। कहता है जीडीपी मेजर्स exclude the following which are critical for all overall well-being of citizens। गौर से देखिए क्या लिखा है बेटा, जीडीपी मेजर्स, इन सबको जीडीपी में हम लोग इंक्लूड नहीं करते। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, किसी का ज्यादा किसी का कम, क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, भाई टेक्नोलॉजी का क्वालिटी इंप्रूव किया है, इसको कैसे तुम जीडीपी में मेजर कर लोगे? कर पाओगे क्या? नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद इलीगल ट्रांजैक्शंस, कोई भी इलीगल ट्रांजैक्शन है भाई जो एज पर लॉ है ही नहीं, उसको तुम इनकम में लिखाओगे? नहीं ना। तो इलीगल ट्रांजैक्शंस आएंगे क्या? जो ड्रग्स वगैरह की बात करते हैं, जुआ सट्टा वगैरह की बात करते हैं, ये सब आएगा क्या? नहीं आएगा। ये सब हमारे यहाँ पे लॉफुल नहीं है, और उसके लिए तो आप पूरा का पूरा लॉ पढ़ ही रहे हैं, तो हम क्या बताएं, हम तो खुद ही नहीं जानते हैं उसके बारे में। तो इलीगल ट्रांजैक्शंस भी हमारा नेशनल इनकम के इंक्लूड। नॉन मार्केट प्रोडक्शन, नॉन मार्केट प्रोडक्शन, भाई अभी हम आपको शिक्षा दे रहे हैं, निकालो जीडीपी, निकाल पाएंगे? नहीं। डॉक्टर इंजेक्शन दिया, निकाल ले जीडीपी। तो ये मेडिकल एजुकेशन, इस सबको कैसे कंसीडर करेंगे? कर पाएंगे क्या बेटा? तो नॉन मार्केट प्रोडक्शन अगर होगा, मार्केट प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जो गुड्स और सर्विसेज जहां इनकम जनरेट करने के लिए बात हम कर रहे हैं, वो आएगा। अब कोई बच्चा आया कि सर ये जरा एक क्वेश्चन नहीं बना, बता दो, हमने बता दिया, फिर हम क्या बोलेंगे, हाँ ये हमारा इनकम में नोट कर लीजिएगा? नहीं हो सकता ना भाई। तो नॉन मार्केट एक्टिविटीज जो है, नॉन मार्केट प्रोडक्शन जो है, वो इनकम में तो आएगा ही नहीं। तो आएगा नहीं तो वो हमारा जीडीपी में जाएगा भी नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है ना बेटा, वो खुशी खुशी बोला सर क्या बात है, किसी से नहीं सॉल्व हो रहा था, आपने क्या, ये 1000 रुपए मेरी तरफ से पार्टी का हमने रख लिया, लेकिन वो तो कंसीडर होगा नहीं। ओके,
अब देखते हो ना, दोस्त आपस में सट्टा लगा लेते हैं, 100 की लगी शर्त, तो तुम क्या एकदम बोल दोगे सैलरी क्रेडिटेड? नहीं ना भाई, वो सैलरी आपकी थोड़ी ना है। आपका सैलरी ये थोड़ी ना कि रोज जो है शर्त लगाना, दोस्तों को हराना और पैसा कमाना। तो वो हमारा नॉन मार्केट प्रोडक्शन के अंतर्गत आएगा। ओके, देखे ना, वो एक मूवी भी आई थी जिसमें वो मैच वगैरह से रिलेटेड बता देता था, पैसा जीत जाता था। वो हसमिया का कौन था, जन्नत या कौन सा है? इमरान हाशमी का एक मूवी नहीं आया था? कहा तुम लोग मूवी देखते हो? छिछोरे कहीं का। चलिए बेटा लिखिएगा, डिसयूटिलिटी ऑफ लॉस ऑफ लेजर टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा, डिसयूटिलिटी ऑफ लॉस ऑफ लेजर टाइम। बेटा क्लास ओवर हुई, यहां के बाद मैं सीधा घर जाऊंगा, मस्त एकदम चाय पीऊंगा, और उसके बाद आराम से कंबल ओढ़ के नींद की आगोश में फिर आराम से 9:30-10 बजे रात में उठा जाएगा। फिर रात भर अपना ये नोट्स वो नोट्स काम धंधा, या फिर 2 बजे 3 बजे सोया जाएगा। हमारा आराम करने का समय है। लेकिन भगवान सर का मैसेज आया, 8 बजे से क्लास कर दीजिएगा ना। उन्होंने बोला 8 बजे से कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? खिसका के उसको लाया 7:30। 7:30 भी ज्यादा हो गया, चलो और खिसकाओ 7 कर दिया ना, कि चलो भाई 6 बजे तक तो रहते ही हैं, 1 घंटा तो कुछ खाने में निकल ही जाएगा, तो आराम से 7 बजे से क्लास लेके निकल जाओ। अब भैया इसके लिए चाहे हमें कोई भी पैसा मिल जाए या ना मिले, नहीं मिले, ये बोनस टाइम है बेटा। हमारा आराम का समय हमें वापस मिल सकता है क्या? तो फिर हम भी वही गाना गाते रहेंगे, वो मेरी नींद मेरी चैन मुझे लौटा दो। लौटा ना दे, लौटा दें। तो हमारा जो आराम का लेजर टाइम का मतलब क्या हो गया बेटा? आराम का समय है, वो खत्म हो गया या नहीं हो गया? क्या आप इस आराम के समय का कंपैरिजन उस पैसे से कर सकते हैं? नहीं। क्या ये जीडीपी में कंसीडर होगा? नहीं होगा। कभी होता है कि अगर बोल दिया जाए, जैसे मूड ना हो पढ़ाने का, और कोई किसी टीचर का मैसेज आ जाए कि सर आज हम नहीं आएंगे, मेरे बदले आप पढ़ा लीजिएगा। लेकिन जैसे आज मूड था, आसिफ सर ने बोला कि मैं 3 बजे छोड़ दूं, मैंने बोला आपकी मर्जी, आप 2:30 बजे छोड़ दो। नहीं जाओगे मैं जाता हूं, आज मूड में है भाई। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार स्वास्थ्य लाभ लिया है, एनर्जी। भले मैं मानता हूं कि लेजर को कभी भी स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, हाईली पेरिसेबल है, या तो यूज करो या खत्म। लेकिन एक होता है ना कि भाई आदत है पढ़ाने का, नहीं पढ़ाए तो वो लगता है कि काट रहा होगा। वहां पे जहां हॉस्पिटल में था, वो लोग भी बोलते थे कितना बोलते हैं आप। मैंने बोला मैं अभी बोला कहाँ, ये तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है, आप बोलते हो कि बोल रहे हो। हाँ नहीं, कुछ नहीं, तो बिटिया को बैठा था, वो स्कूल से आती थी, उसको बैठा लेता था, और दोनों बाप बेटी बैठ के बतियाते रहते थे, और वो भी आराम से हाँ पापा हाँ। अब मैं आराम से भाषण दे दिया, वो सिस्टर लोग आए घूर के देखे सच में पागल वागल तो नहीं है। तो आदत है हमें बोलने की, जब बोलेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? घर में भी अगर थोड़ा देर में गुमसुम रह जाता हूँ, जैसे मान लो कि अभी कुछ मूड नहीं है तो आराम से रिलैक्स हो गए, तो वाइफ देखने आती सब ठीक है, और जब बोलता हूं तो फिर बोलते ये बोलना ना इस कोचिंग में छोड़ के आए। अरे भाई करें क्या, बोले या चुप रहे? चुप रहो तो प्रॉब्लम, बोलू तो प्रॉब्लम है कि नहीं? तब तो ये जो लेजर टाइम की जो हमारी समाप्ति हुई है, जो नुकसान हुआ है, उसको आप कैसे जीडीपी में कैलकुलेट कर पाओगे? नहीं कर सकते ना, है कि नहीं? भाई आप सीए बन जाओगे, कितनों पैसा आप बोलोगे सर ये रख लो, लेकिन शुरुआत आपको सीए बनाने का हमने करा है ना, आप क्या वो वापस कर सकते हैं? अगर फाउंडेशन में पास होने नहीं देंगे तो बन जाओगे सीए? नहीं हो सकते ना। तो आप उस मेहनत को कैसे कंसिडर करोगे?
आप उस वैल्यू को कैसे कंसिडर करोगे? अभी वो जो देखा होगा कुंभ में जो आईआईटी बाबा मिले हैं, उन्होंने कितना मस्त एक बात बोला है कि माँ बाप ने हमें प्यार नहीं दिया हमेशा, कि तुम्हें इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे लिए हमने ये कर दिया वो कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं इससे आपको क्या मतलब? आपने तो हमेशा पैसों से तोला है, आपको अभी कितना चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 1.5 करोड़ चाहिए, लो बात खत्म। फिर हमसे क्या है मतलब? उसके माँ बाप गए थे ना उसको लाने के लिए, सब मना कर दिया, बोला आपको पैसे से मतलब था ना, कितना पैसा चाहिए ये बताओ, मेरे पास है मैं दे रहा हूं, हमसे मतलब ना रखो। आप उसको कभी भी मनी वैल्यू में मेजर नहीं रख सकते, मनी वैल्यू में मेजर कभी भी नहीं कर सकते। तो कैसे जीडीपी में इंक्लूड होगा? नहीं हो पाएगा। ओके, ये लव एंड अफेक्शन वगैरह को कभी मेजर किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता है। ओके, एक मूवी आप देखना ना, शराबी मूवी, मूवी का नाम है शराबी मूवी, उसमें देखना अमिताभ बच्चन को जब भी माँ होती नहीं उसकी, बाप हमेशा बिजी रहता है अपने काम धंधे में, जब भी रोए एकदम एक पैक दे देता था, ये लो बेटा सोया रहता था। अब बताओ, क्या वहां पर क्या उसे प्यार मिला? क्या उसको जीडीपी में कंसीडर किया जा पाएगा? नहीं कर सकते, वो हमारा जीडीपी में इंक्लूड नहीं हो पाएगा। तो डिसयूटिलिटी ऑफ लॉस ऑफ लेजर टाइम भी हमारा इंक्लूड। फिर उसके बाद कहता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, है कि नहीं? बहुत सारे बच्चों को है, हर फिक्र धुएं में उड़ाता चला गया, सुट्टा अपना पीता है, फू मारता है दूसरे के नाक पे, उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या नहीं है? है कि नहीं? यमुना इतनी मैली हो चुकी है, सबों के ऊपर उसका नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है। भाई जो भी पानी तो पी रही है यमुना का ही, तो प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा है? दिक्कतें हो रही है नहीं हो रही है? क्या इसको मेजर किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता है। जैसे कभी कभी पॉल्यूशन जब रहता है तो न्यूज वाले ऐसे ही दिखलाते हैं कि एक दिल्ली का आम आदमी डेली 32 सिगरेट के बराबर पी रहा है। मैंने बोला पिया कब? इससे अच्छा तो पी लेता, संतुष्टि होती कि पिया है तो बोल रहा है, बिना पिए मर रहे हैं। तो आप उसको कैसे मेजर कर सकते? कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीजें ध्यान में रख लोगे। चलिए जी, लास्ट पॉइंट, लिमिटेशंस एंड challenges of नेशनल इनकम। ऊपर वाला तो वो था जिसको हम इंक्लूड ही नहीं कर रहे थे, अब एक ऐसा है जिसको कंसीडर करना ही मुश्किल हो जाएगा। दिखेगा हो रहा है, खर्चा है, इनकम है, लिखो, लेकिन हर एक जगह पे आप कैसे लिख सकोगे? जैसे अभी आज तक पे देख रहा था कि लड़का लड़की का ब्रेकअप हुआ, लड़का ने लड़की को परेशान करने के लिए 40,000 बार ट्रांजेक्शन्स किया उसके अकाउंट पे 1-1 रुपया का, हर घंटे 1 रुपए। अब बताओ भाई कैसा फ्रस्ट्रेशन का दौर आया होगा? कैसे इसको कंसीडर करोगे भाई जीडीपी के अंतर्गत? क्या एक अकाउंट होता ना बेटा? जरूरी नहीं होता, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स लिमिट नहीं होते, ठीक है ना? अब वो रोज उसको परेशान कर रहा हो, अंतिम में बेचारी को केस करना पड़ा उसके ऊपर। भाई ऐसे हमें दोस्त मिल जाए तो हम तो बोलेंगे बेटा भेज, इनकम तो जनरेट हो रहा है कि नहीं? तो लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस ऑफ नेशनल इनकम, तो पहले एक तरफ लिख लेते लिमिटेशंस, एक तरफ चैलेंजेस, साथ ही साथ खत्म हो जाएगा। तो पहले इस साइड लिख लीजिए बेटा लिमिटेशंस, lack of agreed definition of national income। भाई अगर देखा जाए तो नेशनल इनकम का कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ताकि डेफिनेशन से पता चल जाए ये ऐसे ही निकलेगा। कोई है क्या? भाई मौसम की तरह तो अपना हर जगह रंग बदला है,
कभी ग्रॉस वैल्यू की तरह देख रहा है, कभी इनकम की तरह देख रहा है, कभी एक्सपेंडिचर की तरह देख रहा है। ऊपर में 9 10 12 वैल्यू हमने ऐसे ही पढ़ा था, जैसा देश वैसा बेस, तो हमेशा तो बदलता ही रहा है। तो कोई प्रॉपर डेफिनेशन है नेशनल इनकम का? नहीं है, तो दिक्कतें तो क्रिएट होंगी। फिर उसके बाद कहता है, हाँ, एग्रीड डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, DEF के बाद डॉट लगा हुआ है ना बेटा, है? फिर आगे करते तो इसको भी ना बनाना पड़ता। चलिए, एक्यूरेट डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर और गुड्स। बेटा याद करो, जूता कहीं इंटरमीडिएट था और कहीं फाइनल था। दुकान के लिए ले जा रहे, बेचने के लिए तो, आप पहनने के लिए ले जा रहे तो भले पापा आपके ऊपर अप्लाई करे, वो फाइनल के अंतर्गत रहेगा, उनका फाइनल यूज ही वही है। आ गया ना बेटा? ब्रेड हम अपने घर के लिए ले जा रहे थे तो, अब ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए दुकान वाला खरीद के ले गया, तो दूध हम खरीद के ले जा रहे हैं तो, और पनीर और मिठाई बनाने के लिए ले जा रहा था। तो एक्यूरेट डेफिनेशन है कहीं पर, तो दिक्कत होगा कैलकुलेट करने में या नहीं होगा, कंसीडर करने में प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, तो ये भी ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट, ट्रांसफर पेमेंट्स एंड ट्रांसफर इनकम। भाई किस चीज को हम किन किन चीजों को ट्रांसफर पेमेंट माने या इनकम माने, ये कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। बस खाली हमने एक बात बोल दिया, यूनिलेटरल इनकम है मान लो ट्रांसफर इनकम, यूनिलेटरल पेमेंट है मान लो ट्रांसफर पेमेंट। अब ऐसे में तो बहुत चीजें हैं, कोई प्रॉपर डेफिनेशन है इसका? नहीं है, तो क्लासिफाइड ही नहीं होगा तो कंसीडर कैसे कर पाएंगे, फिर दिक्कतें आ जाएंगी हमारे पास। तो यहां भी एक चैलेंजेस होगा या नहीं होगा, लिमिटेशंस होगा या नहीं होगा। फिर उसके बाद कहता है बेटा, वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट सर्विसेज का एक्चुअल वैल्यूएशन कर पाएंगे क्या? नहीं नहीं, बहालियां नहीं नहीं, रिटायरमेंट फलाना डेम का कुछ ना कुछ चेंजेज, ये पे वो पे फलाना डेम का लगा ही रहता, ही नहीं लगा रहता। एक्चुअल वैल्यू कैसे कंसीडर कर लोगे? जिस तरीके से एक्चुअल पॉपुलेशन नहीं काउंट किया जा सकता है, एक्चुअल इनकम कैसे काउंट कर सकते हैं आप? नहीं हो सकता। तो वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज भी नहीं होगा। ओके, तो ये सब किसके अंतर्गत आ गया बेटा? लिमिटेशंस। और दूसरी तरफ लिख लो बेटा चैलेंजेस। कहता है, इन एडिक्वेसी ऑफ, एक्यूरेट डाटा मिल पाएगा क्या? ऊपर ही बताया था, जब हर एक जगह से डाटा फिल्टर्ड होके आएगा तो एक्चुअल डाटा कभी भी मिल नहीं पाएगा, और बिना एक्चुअल डाटा के एक्चुअल नेशनल इनकम निकाला जा ही नहीं सकता। ओके, अब जैसे देखो ना, टीचर वगैरह को जो है ना पॉपुलेशन काउंट के लिए भेजा जाता है। अब वो लोग क्या करते हैं, जैसे अगर गांव देहात है, एक कई जगह बैठ गया है, उसका घर में इतना है, उसके घर में, अरे तुमको कैसे पता कि न्यू प्रोडक्ट आया ना होगा, वो पुराना निपटा नहीं होगा? एक्चुअल काउंट ही नहीं हो पाता, होता है ना भाई। अब तो आपके सिलेबस से हट गया, नहीं तो जब डिमांड फोरकास्टिंग था तो उसमें एजेंट जो होता था यही काम तो कर रहा होता था। जो बाहर फील्ड पे काम कर रहा है, आराम से गया, लॉगिन किया कि देख लो भैया हम फील्ड में हैं, और जाके कहीं पर आराम से पार्क में सो रहा होगा, शाम में आ गया, सर घूमे आज एक भी क्लाइंट नहीं हुआ। क्या उससे डाटा एक्चुअल बन पाएगा? नहीं। तो इनएडिक्वेसी ऑफ डाटा की बात कर रहे हैं। फिर कहता है बेटा, प्रेजेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज्ड
सेक्टर। गांव देहात में क्या हो रहा है बेटा? 2 किलो गेहूं लो, आहे सामान दे देना जरा, ले लो ट्रांजेक्शन। हाँ हाँ वही, तुम लोग ना लॉ वाले हो, हम थोड़ी ना लॉ वाले कि बार्टर सिस्टम बोलेंगे, है कि नहीं? अब जैसे मान लो हम किसी बच्चे को पढ़ाने गए और उसका तबेला था, बोले मास्टर जी कहा जी आराम से पैसा वैसा ले, रोज 2 किलो दूध भिजवा देंगे, जाइए। गाँव घर में चलता ही ऐसे है, किसी के यहाँ से सब्जी आ जाता है, किसी के यहाँ से दूध आ जाता है, किसी के यहाँ से कुछ, है कि नहीं? हम लोगों की तरफ तो ऐसा भी चलता है, मछली दे जाता है, ले जाइए। अब मैं देखता हूँ, मेरे पापा एडवोकेट हैं, क्रिमिनल लॉयर हैं, तो कभी कभी ऐसे गांव देहात वाले मिलते हैं ना, तो कभी कभी वो एकदम ड्राम भर के दूध ले आएगा, 15 लीटर वाला, वो नहीं आता डब्बा भर का, सर रखिए भाई दूध में नहाना है, पैसा वैसा देता तो कुछ काम हो। कोई सब्जी ले आएगा 1-1 बोरा भर के, अरे सर रखिए ना, क्या करे, गरीब आदमी से चलो एडजस्ट कर लो। हाँ तो ये होता है, जब मैं जाता हूँ तो खाने पीने की दिक्कत नहीं होता है, किसी को भी फोन कर दो आज ये खाने का मन है लेके आना, जी भैया पहुंच जाएगा शाम तक, आता है। तो नॉन मोनेटाइज सेक्टर अगर है तो फिर आप कैसे उसको जीडीपी में कंसीडर कर पाओगे, कैसे उसका एक्चुअल वैल्यूएशन कर पाओगे? होगा? नहीं होगा। गांव देहात में ये सब चीजें ज्यादा चलती है, और इंडिया तो है ही बेटा, ग्रामीण एरिया सबसे ज्यादा है ना यहाँ पर, 70% से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र है इंडिया के अंतर्गत, तो कैसे कंसीडर कर पाओगे वहां तक? मुझे याद है आज से 4-5 साल पहले की बात बता दो, तो गांव गया था, तो संजोग से मेरे जेब में कैसवा था नहीं, तो मैंने दुकान वाले को ले फोन पे से कर दे, बोले ये क्या होता है, बोले बस हो गया, उसको पता ही नहीं, हम बोले लाना बाद में लिया, तो लेके चल दिया अपना। तो नॉन मोनेटाइज सेक्टर है, तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसको कंसीडर कर पाएंगे। फिर उसके बाद कहता है बेटा लैक ऑफ एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। भाई हर कंपनी डेप्रिसिएशन अपने सुविधा अनुसार लगाता है या नहीं लगाता बेटा? है ना? और जब अपने सुविधा अनुसार लगाता है इसका मतलब कोई ज्यादा चार्ज करना चाहता होगा, भाई जितना ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा उसके लिए तो उतना फायदा है ना, प्रॉफिट वह उतना कम होगा, तो ये भी एक दिक्कत है या नहीं है? तो ये सब छोटे छोटे चैलेंजेज हैं, भाग छोड़ो, इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ ध्यान नहीं रखना। नहीं होगा ना बेटा, इलीगल हो गया ना, फोन उसका है, बेच तू कैसे सकता है? क्या हुआ? नहीं होगा, क्योंकि एक बार वो खरीदा जा चुका है, तो वो हमारा आएगा, ये उसके अंतर्गत नहीं होगा, वो तो कंसीडर एक बार हो चुका है ना, तो डबल एंट्री कैसे पास कर सकते हो? गोपाले को भेज देगा। ठीक है, कल की क्लास कोई भी मिस मत करना, क्योंकि यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कल हो जाएंगे, और जो कल नहीं आएगा उससे रिक्वेस्ट है अगली 2 क्लास मत आना, हाथ जोड़ के निवेदन है मत आना ना, तुम एक छुट्टी करना चाहते हो, मैं 2 एडिशनल देता हूं।